तो आज की इस वीडियो में हम एक मोल्ड डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहे हैं। मोल्ड डिज़ाइन हम मोल्ड विजार्ड से क्रिएट करेंगे एक सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए। सिंपल ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें आप तरह तरह की चीज़ें रख सकते हो। तो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले मोल्ड विजार्ड की लाइब्रेरी चाहिए होगी। मोल्ड विजार्ड की लाइब्रेरी आपको देखने के लिए यहाँ पे जाना और आपको कुछ कंपोनेंट दिख जाएंगे आपके, जैसे मोल्ड बेस लाइब्रेरी। ये पूरा मोल्ड बेस आपको दिखाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट्स आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरर के दिखाएगा। और अगर आपको प्रोसेस शुरू करना है तो एक बार आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मोल्ड विजार्ड का एक टैब टिक करने के लिए आएगा। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो वो टैब आपका यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा जो भी हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने क्या किया और क्यों किया। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास ये पार्ट है और इस पार्ट का हम एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना चाहते हैं, जिसकी कमांड हमारे को यहाँ मिलेगी। तो इनिशियलाइज प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें इसने कंपोनेंट पहले से ही सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि एक ही कंपोनेंट दिख रहा है। उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट मिलती है हमको मटेरियल की। अब इस बॉक्स का मटेरियल एक्चुअली पीसी है, पॉलीकार्बोनेट। तो हम पीसी पे क्लिक करेंगे और उसकी श्रिंकेज इसने पहले से ही ले लिया है 0.45। तो स्केल फैक्टर 1.0045 इसने अपनी तरफ से हमें प्रोवाइड कर दिया है। हम बस इसको ओके करेंगे तो इसके अंदर श्रिंकेज अप्लाई हो गई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसने पीछे क्या किया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अगर असेंबली नेविगेटर, तो आप देख सकते हैं कि इसने एक असेंबली क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारा जो बॉक्स था यहाँ पे, हमने उसके ऊपर सबसे पहले इनिशियलाइज प्रोजेक्ट किया और एक नई पार्ट फाइल बन गई है बॉक्स अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर 076 के नाम से। और उसके अंदर ये सब कुछ असेंबली आ रही है। इस असेंबली में सब कुछ नहीं भरा हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे असेंबली भी आगे बढ़ती रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा मोल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम बताना। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर इस पार्ट की मैं बात करूं, तो अगर आप इस व्यू से देखोगे तो आपको ये सारा व्यू कैविटी में आता हुआ नज़र आएगा। ये सारा व्यू हम कैविटी में रखने वाले हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करके दिखाऊंगा अंदर से, ये सारा हम कोर साइड में रखने वाले हैं। तो एनएक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मोल्ड विजार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपका जेड डायरेक्शन होगा वो कैविटी की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जेड कैविटी की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। हम इसको ओके करेंगे। आपको अगर कुछ और सिलेक्ट करना है, आपको जैसे WCS कहीं और लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो। आप नया CSYS बना सकते हो, आप उसको पॉइंट पे रख सकते हो और ओके कर सकते हो। अभी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सही जगह पे है। और अगर मैं आपको यहाँ पे एफिट करके दिखाऊँ तो यहीं पे हमारी पार्टिंग लाइन बनने वाली है और पार्टिंग लाइन पे हमारा WCS रखा हुआ है और ये बॉक्स के सेंटर में भी है और ऊपर भी पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। मैं इसको ओके करता हूँ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सिलेक्ट हो गया हमारा। इसमें मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है। जैसे जैसे हम ये काम कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे तो अपडेट हो रहा है। अगर आपको डिज़ाइन प्रोसेस में जाके देखेंगे, डिज़ाइन प्रोसेस टैब में, तो जो जो आप काम कर रहे हो ना वहाँ पे एक टिक भी आ रहा है। हमने पहले इनिशियलाइज प्रोजेक्ट किया था, हमने इनिशियलाइज प्रोजेक्ट करते वक्त श्रिंकेज भी दी थी। श्रिंकेज देने के बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सेट किया था। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हम जो जो काम कर रहे हैं वहाँ पे एक टिक क्रिएट हो रहा है और इस पार्ट फाइल में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप पार्ट फाइल एक्सपेंड करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप कंप्लीट पार्ट फाइल की असेंबली को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे जैसे हम काम करेंगे अपडेट होता रहेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अब एक ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहो तो आप वर्क पीस सेलेक्ट करके जो हमने ऊपर नीचे इसका डिस्टेंस रखा है बॉक्स से, बॉक्स का, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो इसको स्ट्रेच करके। अभी हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी पे आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम चेक रीजन करेंगे। चेक रीजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे बताना है कि
इसकी कोर कैविटी क्या होने वाली है। तो एनएक्स में एक फीचर है, आप रीजन चेक करने के बाद उसको बता सकते हो कि ये हिस्सा कोर में आने वाला है और ये हिस्सा कैविटी में आने वाला है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक चेक रीजन का विंडो खुला। इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। तो टाइम स्पेंड लिखा आ गया, इसकी वजह से कैलकुलेट कर लिया कि कोर कैविटी क्या होना चाहिए। मैं रीजन में जाऊँगा, तो कैविटी रीजन में 43 फेसेस ऐसे हैं जो मेरे कैविटी में आने वाले हैं, और कोर रीजन में 39 रीजन ऐसे हैं जो मेरे कोर में आने वाले हैं। और अनडिफाइंड रीजन यहाँ पे हमारा एम होना चाहिए 0 रहे। इसका मतलब कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो कोर में आएगा या कैविटी में आएगा। तो यही हमारा मेन होना चाहिए, रीजन एम होना चाहिए कि यहाँ पे 0 आएगा, और जितना कैविटी में आना है उतना कैविटी में, जितना कोर में आना है उतना कोर में। अभी यहाँ पे कुछ भी अनडिफाइंड नहीं है, तो हम सेट रीजन्स कलर करेंगे। ऐसा करने पे मुझे यहाँ से एक डिस्टिंग्विशेबल कलर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जो अंदर का रीजन है आपने देखा, हमने बात करी थी, हम कोर बनाने वाले हैं, और बाहर का जो पोर्शन है वो कैविटी रखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये इसकी पार्टिंग लाइन क्रिएट हुई है जो कि हमने सोची थी। एक सिंपल पार्टिंग सरफेस बनेगी जो एक ही प्लेन से कटी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम इसको ओके करेंगे। कोर कैविटी हमने इसको बता दिया क्या होने वाला है, आपको कलर से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चेक रीजन्स के ही कॉलम में एक डिफाइन रीजन्स हमें आप कमांड दिखती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि रीजन डिफाइन करना है कि क्या कोर में आएगा, क्या कैविटी में आएगा। इसमें डिफाइन रीजन्स में हम क्रिएट रीजन, क्रिएट पार्टिंग लाइन और डिस्प्ले पार्टिंग लाइंस को टिक करेंगे और ओके कर देंगे। ऐसा करने के बाद हम पार्टिंग सरफेस बनाने जा रहे हैं। पार्टिंग सरफेस का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा पैच सरफेस के ही कॉलम में, डिज़ाइन पार्टिंग सरफेस। तो अगर आपने पार्टिंग लाइन बना ली है जो कि आपको दिख रही होगी रेड कलर की, तो यहाँ पे पार्टिंग लाइन खुद सेलेक्ट हो गई है ना। इससे प्रीवियस स्टेप में हमने जब डिफाइन रीजन किया तो रीजन कोर कैविटी जहाँ पे स्प्लिट हुआ वहाँ पे इसने पार्टिंग लाइन क्रिएट करी, और वही पार्टिंग लाइन अगले स्टेप में सेलेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड है आपकी पार्टिंग सरफेस क्रिएट करने के लिए। ये एक सिंपल कंपोनेंट है, इसका एक बाउंडेड प्लेन भी हम लगा सकते हैं क्योंकि एक ही प्लेन पर है, और इसकी पार्टिंग सरफेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटो क्रिएट पार्टिंग सरफेस पे। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपको दिख रहा होगा कि इसने एक पार्टिंग सरफेस बना दी है जो हमारे बाउंडेड बॉक्स से थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा ही चाहिए। इसका कोई इशू नहीं है, हम बाद में ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा अब इसकी कोर कैविटी करना, क्योंकि हम सब कुछ कोर कैविटी अलग कर चुके हैं रीजन डिफाइन करके, पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस भी क्रिएट कर लिया। अब हमें कोर कैविटी डिफाइन करना है। उसको डिफाइन करने के लिए हम इस ऑप्शन में जाएंगे डिफाइन कोर एंड कैविटी, और ऑल रीजन्स में जाके इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक डिस्प्ले दिखा रहा है कि आपका कोर और कैविटी कैसे होने वाला है। मैं इसको ओके करता हूँ। इसमें आपको कोर भी दिख गया आपका यहाँ पे। मैं इसको दोबारा ओके करता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना बॉक्स और पार्टिंग सर्कल दिख रही है, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कोर और कैविटी की दो अलग पार्ट फाइल भी बन गई है। हमने स्टार्ट इससे किया था, हम जैसे जैसे ऑपरेशन करते हुए आए हैं ये पार्ट फाइल अपडेट होके नई नई चीज़ें बन रही हैं, यानी कि और पार्ट फाइल्स बन रही हैं। तो ये जो पार्ट फाइल्स बन रही हैं ये उसी फोल्डर में क्रिएट हो रही हैं जहाँ पे आपने बॉक्स रखा होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, पर अभी वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एक मोल्ड बेस तैयार करना। ठीक है, तो एक मोल्ड बेस डिफाइन करेंगे। ये पहले का अप्लाइड मोल्ड बेस है, इसको मैं बंद करता हूँ। मोल्ड बेस के लिए आप यहाँ भी जा सकते हो, रीयूजेबल लाइब्रेरी, रीयूज लाइब्रेरी के पास। तो हम एक मोल्ड बेस क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मोल्ड मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट मिलेगी। तो मैं अभी के लिए DME चूज़ कर रहा हूँ। DME काफ़ी फेमस मैन्युफैक्चरर है मोल्ड बेस का। वैसे ही फुताबा है, हास्को है, मिसूमी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी मोल्ड बेस इंपोर्ट कर सकते हैं।
तो मैं DME सेलेक्ट करता हूँ और ये सिंपल मोल्ड है, 2 प्लेट मोल्ड मैं इसका बनाने वाला हूँ। तो मैं पहले ही ऑप्शन ले लेता हूँ जो कि 2A है। मैं डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करते ही आपको ना एक इन्फॉर्मेशन विंडो मिलेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन विंडो नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो एक इन्फॉर्मेशन विंडो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ आ रही है और इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ और आप भी अपना कुछ चेंज करके देखना चाहो कर सकते हो। ये एक्चुअली हम अपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर मैं इसको 25/25 कर दूँ और यहाँ पे देखूँ ये कुछ वैल्यूज़ है। ये APH अगर मैं देखूँ, देखो ये कैविटी प्लेट की थिकनेस है और BPH ये कोर प्लेट की थिकनेस है। तो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और ये सब स्टैंडर्ड वाइज ही आ रहे हैं। अगर आपको दिख रहा होगा 26/36 ये 10 mm के इंक्रीमेंट पे आ रहे हैं। और आप अपना भी इसमें टाइप कर सकते हो अगर आपको कुछ टाइप करना है तो। मैं अभी कुछ टाइप नहीं करूँगा, मैं इसमें इसको 76 ले लेता हूँ और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा एक मोल्ड बेस तैयार हो रहा है जो मैंने ये वैल्यूज दी हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, अगर हमें इसको एडिट करना होगा तो मैं एक दोबारा मोल्ड बेस पे डबल क्लिक करूँगा और सपोज़ मुझे ये पसंद नहीं आया तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। पहले हमने 25/25 लिया था, 222 भी ले सकता हूँ और मैं ओके करूँगा तो इसी लोकेशन पे ना वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमें वही रखना है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स ऐड करने वाले हैं। स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऐड करने के लिए हम मोल्ड बेस लाइब्रेरी के अंदर ही एक ऑप्शन में जाएंगे जो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। रीयूज लाइब्रेरी के अंदर ही मोल्ड बेस लाइब्रेरी के नीचे आएगा स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इजेक्टर पिन प्लान कर रहा हूँ प्लान करने की। तो यहाँ पे इजेक्शन पिन में गया, यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी कौन सी इजेक्टर पिन हमारे पास प्रेजेंट है। तो मैं सिंपल स्ट्रेट इजेक्टर पिन लेता हूँ, डबल क्लिक करूँगा और मैं 4 mm डाया का इजेक्टर पिन यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसके भी स्टैंडर्ड आपको पहले से ही मिल जाएंगे और अगर आपको इसके स्टैंडर्ड के बारे में जानना है तो मैं DME मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग में देखूँगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे या इनकी कैटलॉग बुक्स भी आती है तो आप उसमें भी देख के डिसाइड कर सकते हो। वही सेम चीज़ एनेक्स में एज अ लाइब्रेरी भी आ गई है क्योंकि इस पर कैट्स पहले से ही बना हुआ। ठीक है, तो मैंने 4 mm का इजेक्टर पिन डिसाइड किया और अभी कैटलॉग की जो लेंथ है, जो आपको पूरी लेंथ दिख रही होगी यहाँ पे कैटलॉग लेंथ, ये मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। अभी आपको पता लगेगा क्यों ले रहा हूँ। मैं 350 ले लेता हूँ और इसको अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको इजेक्टर पिन कहाँ कहाँ पे लगानी है। तो मैं ये इजेक्टर पिन 4 साइड लगाने वाला हूँ। मैं आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स जो दिख रहे हैं, नॉट कंसेंट्रिक, आपको बस ये जो सेंटर दिख रहा है आपको ये पकड़ना है। मैंने एक्चुअली इस पार्ट के ही डिज़ाइन में ये सर्कल्स को प्लान कर दिया था ताकि मुझे सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊं, फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मैं इसमें 4 इजेक्टर पिन लगाने वाला हूँ। तो इसमें 4 इजेक्टर पिन आपको लगा के दिखा दिया। मैं इस कमांड से बाहर आता हूँ एस्केप दबा के और इसको ओके करता हूँ। और अगर आपको याद होगा मैंने कैटलॉग की लेंथ बहुत ज़्यादा दी थी, इजेक्टर पिन की पूरी लेंथ जो हाइट आ रही थी वो बहुत ज़्यादा दी थी, इसलिए मोड से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोड में जाऊँगा और ट्रिम मोल्ड कंपोनेंट्स, इसमें हमें अपने कंपोनेंट सेलेक्ट करने जो हमें ट्रिम करने हैं और यहाँ पे ट्रिम सरफेस में कोर ट्रिम शीट, क्योंकि कोर पे रेस्ट करना चाहिए इजेक्टर पिन तो, है ना, तभी तो उसको पुश करेगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया है और मैं आपको ये शो भी कर सकता हूँ। अगर मैं सब कुछ हाइड करके आपको दिखाऊँ
तो यहाँ पे हमारी इजेक्टर पिन कोर के ऊपर रेस्ट कर रही है। ठीक है, अभी हमने इसकी पॉकेट क्रिएट नहीं करी है, इसलिए इसके साथ ये इंटरफेरेंस में दिखा रहा है, पर हमें चाहिए यही था। ओके, तो हमने स्टैंडर्ड पार्ट में इजेक्टर पिन ऐड कर लिया है, और हम कुछ और भी स्टैंडर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर। जैसे अगला मैं जो स्टैंडर्ड ऐड करने वाला हूँ वो इंजेक्शन का करता हूँ। इंजेक्शन करने से पहले मैं सारे पार्ट अपनी विजिबल विंडो में लेके आना चाहूँगा। मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी में इंजेक्शन पे जाऊँगा, तो हम एक लोकेटिंग रिंग प्लांट करते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हो डबल क्लिक करके, और अगर आपको वैल्यूज़ चेंज करनी होती है आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो। इसमें मैं अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा, तो सेम वैल्यू पे मैं इसको पुट करता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो हमारी एक लोकेटिंग रिंग यहाँ पे प्लांट हो गई है। ठीक है, ओके। लोकेटिंग रिंग प्लांट करने के बाद हम इंजेक्शन के सेक्शन में नीचे जाएंगे और एक स्क्रू बुश लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और बेस्ड ऑन योर लोकेशन रिंग उसका डायमेंशन आपने क्या रखा है, आप इसको स्क्रू बुश को भी उसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, उसका इनर एंड आउटर है एवरीथिंग। ठीक है, अभी मैं इसको कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको ओके करता हूँ। मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। अभी यहाँ पे हमने एक स्क्रू बुश तैयार किया, और इस पार्ट में क्या है कि मैंने एक डायरेक्ट गेटिंग देना चाह रहा हूँ। इस पार्ट के ऊपर डायरेक्ट गेटिंग कब आएगी, जब स्क्रू बुश इसकी सरफेस पे लाई करेगा। अभी आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस, तो एक गैप है, मैं इस गैप को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं इस पहले गैप का एनालिसिस करके नापूंगा कि गैप कितना बड़ा है। तो एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया मैंने, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं अप्लाई करके 4 mm की अभी दूरी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस स्क्रू बुश को यहाँ पे एडिट टूलिंग कंपोनेंट में जाके जो इसकी हाइट आपको दिख रही है h, तो ये 52 की जगह +4 कर देंगे, यानी 56। एंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो अब यहाँ पे पार्ट पे रेस्ट करना स्टार्ट हो गया स्क्रू बुश। ठीक है, तो मैं समराइज़ कर देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमने पहले अपना कंपोनेंट ओपन करके मोल्ड विज़ार्ड में जाके उसको इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज़ प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने एक सी एस वाइज क्रिएट किया। हम ये क्रिएट कर चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, वो ऑप्शन हट गया है। सी एस वाइज क्रिएट करने के बाद हमने वर्क पीस को जितना भी छोटा बड़ा करना था अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमने बड़ा छोटा किया। कंपोनेंट को कुछ नहीं हुआ, उसके आसपास जो एक बॉन्डिंग बॉडी बनी थी उसमें डिफरेंस आया। उसको करने के बाद हम चेक रीजन्स में गए। यहाँ पे चेक रीजन्स में हमने डिसाइड किया कि कोर और कैविटी के फेसेस क्या होंगे, और हमने उनको कलर दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन रीजन्स में गए। डिफाइन रीजन्स में जाने के बाद हमने पार्टिंग लाइन क्रिएट कर दी। पार्टिंग लाइन क्रिएट करने के बाद हमें पार्टिंग सरफेस जनरेट करना था, इसलिए हम पार्टिंग सरफेस यहाँ से हमने जनरेट किया। ऑटोमेटिक बिहेवियर था वो, क्योंकि ये सिंपल कंपोनेंट है। उसके बाद हमने कोर कैविटी डिफाइन किया। कोर कैविटी डिफाइन करने के बाद हमने एक मोल्ड बेस लाइब्रेरी को डायरेक्टली इंपोर्ट किया, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग में प्रेजेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे DME चूज़ किया था। उसको चूज़ करने के बाद एक स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी में जाके, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरर के अंदर जाके इजेक्शन यानी कि इजेक्टर पिन हमने डिसाइड करी, उनको फिर ट्रिम किया। उसके बाद इंजेक्शन में जाते हुए मैंने एक लोकेटिंग रिंग और स्क्रू बुश प्लांट कर दिया है। ओके, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने काफ़ी कुछ क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, हमने लोकेटिंग रिंग बना लिया। यहाँ पे टॉप प्लेट यहाँ पे हमें मिल गया है, कैविटी प्लेट मिल गया है, कैविटी प्लेट का इंसर्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे हमें स्क्रू बुश दिख रहा है, यहाँ पे हमें कोर प्लेट दिख रही है, यहाँ पे इजेक्टर पिन है, यहाँ पे इजेक्टर प्लेट है, ये हमारी इजेक्टर प्लेट इजेक्टर बैक प्लेट है, और यहाँ पे हमें गाइड पिलर और गाइड बुश भी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये फिक्स और मूविंग हाफ में भी डिवाइड हो गया है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं आपको काइनेमेटिक करके दिखाऊंगा मोल्ड डिज़ाइन के,
हालांकि मैं आपको अभी करके भी दिखा सकता हूँ। हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं। मैं आगे जाने से पहले आपको प्री प्रोसेस मोशन सेट करके आपको काइनेमेटिक्स भी दिखा सकता हूँ कि हमने करा क्या है। तो अभी के लिए मैं मशीन स्ट्रोक जो आपको यहाँ पे ओपनिंग दिख रही होगी, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 50 रखता हूँ, और इजेक्शन इसका जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको 50 रखता हूँ। हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये 2 प्लेट मोड के हिसाब से मैंने इसको इतना ही रखा, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू था। मैं इसको ओके किया, और इसमें दोबारा जाते हुए मैं आपका माउंट कंपोनेंट में दिखाना चाहूँगा कि ये जो मूविंग हाफ है, ये देखो एक यूनिट बन गया है जो हाईलाइट हो गया रेड से। फिक्स हाफ जो हमारा कैविटी फिक्स साइड रहेगी, उसमें भी आपको हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। इजेक्शन हमारी जितनी भी है वो यहाँ पे आ गई है, रेड में हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। ऐसी अलग अलग रीजन्स डिफाइंड है। मैं इसको ओके करता हूँ। सेम चीज़ अगर आप यहाँ से भी देखो तो यहाँ पे हमने असेंबली में जब बात करी थी, मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में कि आप कुछ भी काम कर रहे हो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो आप कुछ भी अगर करना चाहते हो एडिट, तो आप उसको एक वर्क पार्ट बनाओगे और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। जब आप काम कर लोगे तो वापस आप इसको वर्क पार्ट बनाओगे, क्योंकि अभी ये वर्क पार्ट है खुद पूरा असेंबली, इसलिए कुछ नहीं करता। आप उसको एक वर्क पार्ट दोबारा से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको अगर सिमुलेशन रन करके दिखाऊँ और इसको एक व्यू में फिक्स करें, और इसको मैं कुछ चेंज नहीं करता, मैं इसको बस प्ले करके दिखाता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने पार्ट का मोल्ड डिज़ाइन किया था वही जेट करके दिखा रहे हैं ना। अगर आप यहाँ से देखो तो मूविंग हाफ मूव कर रहा है, फिक्स्ड हाफ वहीं पे फिक्स है, और ये इजेक्शन हो रहा है और साथ साथ कंपोनेंट के नीचे गिर रहा है। पर अब हमने इसको पूरा क्रिएट नहीं किया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कूलिंग चैनल बनाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा इसका कैविटी में ही है। तो कैविटी में ही कूलिंग चैनल हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो देखेंगे हम कैसे करेंगे। कूलिंग चैनल बनाने के बाद हम इसकी पॉकेटिंग करेंगे। पॉकेटिंग इसलिए क्योंकि अभी मोल्ड में कंपोनेंट्स आपस में इंटरफेयर हो रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में वो नहीं चलेगा। और पॉकेटिंग करने के बाद हम दोबारा से एक मोशन क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।